हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास की केमिस्ट्री की वीडियो है। केमिस्ट्री में आपका लेसन 7 चल रहा था, तो उसकी ये 7वीं वीडियो है। और लेसन 7 में हमने अमोनिया पढ़ाई, वो अमोनिया से पहले आपको नाइट्रोजन पढ़ाए थे, नाइट्रोजन परिवार के यौगिक पढ़ाए थे। तो उसमें नाइट्रोजन के यौगिक चल रहे थे। नाइट्रोजन के यौगिक काफ़ी सारे होते हैं, जैसे अमोनिया है, नाइट्रिक अम्ल है, इस तरीके से। और हम फिर इससे पहली वाली वीडियो में हमने अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि कंप्लीट की थी, उसका सचित्र वर्णन हमने करा था। आज इस वीडियो में हम अमोनिया बनाने की हैबर विधि का अच्छी तरह से, मतलब पूरी तरह से सचित्र वर्णन करेंगे। साथ में अमोनिया के जो बचे हुए भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसके उपयोग, यानी कि अमोनिया को कंप्लीटली अब खत्म कर देंगे। आज वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, अंत तक देखना, क्योंकि अमोनिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये नाइट्रोजन का एक तो अति महत्वपूर्ण यौगिक होती है, और दूसरा ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हम पहले पढ़ेंगे। देखो, ऐसा है कि कल हमने विधि पढ़ी थी अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि, और ये है आपका हैबर विधि। हैबर विधि या बोल सकते हो, जैसे वो प्रयोगशाला विधि है, लेबोरेटरी मेथड है, यानी कि लैब में कैसे बनाई गई। और ये है औद्योगिक निर्माण पर। देखो, ऐसा होता है, औद्योगिक निर्माण और लैब में क्या अंतर होता है। औद्योगिक निर्माण होता है आपका कि हम व्यापारिक स्तर पर, यानी कि ज़्यादा मात्रा में बनाने, वो औद्योगिक निर्माण कहलाएगा। लेकिन लैब में क्या है, एक मात्र टेस्ट होता है, एक प्रैक्टिकल होता है लैब, केवल एक चेक करने के लिए। ठीक है ना, तो वो लैब मेथड कहलाता है। लैब में एक छोटी सी मात्रा में बनानी पड़ती है, थोड़ी सी, एक छोटा सा वो लेंगे आप, क्या लोगे, एक छोटा सा फ्लास्क, फ्लास्क एक होता है इतना सा, ठीक है ना, कांच का, और उसी में छोटी छोटी पाइप लगा के दिए, वहीं पर लैब में टेस्ट करते हैं। एक बर्नर होता है जैसे गर्म करने के लिए, छोटा सा दिया टाइप का, समझ रहे हो ना, मोमबत्ती रख दो वो भी काम करती है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन लैब में और औद्योगिक निर्माण में आपको पता चल गया क्या अंतर होता है, कि लैब आपका छोटे स्तर पर, यानी कि छोटा प्रैक्टिकल एक टेस्ट करने के मात्र, जैसे खीर है, खीर बनाई थी दावत के लिए, लेकिन हमने उसको पहले चख के देखा, मीठी है या कम मीठी है, ज़्यादा मीठी है, तो वो चेक कर रहे हैं, वो लैब मेथड कहलाएगा। लेकिन खीर जब दावत में जा रही है बन के, तो वहाँ पर क्या है, वो आपका औद्योगिक निर्माण, यानी कि ये सभी के लिए बन रही है। समझ रहे हो, पहले थोड़ा सा चेक करने के लिए वो लैब मेथड इस तरीके का होता है। अब बात करते हैं कि, और ये अमोनिया बहुत ज़्यादा यूज, जहाँ पे ठंडी ठंडी चीज़ होती है, कोल्ड स्टोर वगैरह बताई थी मैंने, घरों में रेफ्रिजरेटर भी होता है ना, उसमें भी अमोनिया भरी जाती है। उसका जो सिलेंडर होता है, एक पीछे देखना गोल सा सिलेंडर होगा, तो उसमें अमोनिया गैस भरी जाती है। और रेफ्रिजरेटर से निकलती कौन सी गैस है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, काफ़ी गैसें निकलती हैं उससे, जो कि हमारे वातावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा दूषित प्रभाव डालती हैं, जो हमारे मतलब जो ओजोन छिद्र हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा सहायक होती हैं। ठीक है, खैर छोड़ो, उसको हम बाद की बात करेंगे। अब हम अपने आते हैं लैब मेथड पर, इसके औद्योगिक निर्माण पर। ठीक है, यानी कि औद्योगिक निर्माण की विधि बोल दीजिए या हैबर विधि बोल दीजिए। ठीक है, तो अब देखो, इसमें चित्र को थोड़ा सा समझो कि इसमें देखो दो पाइप लगे हुए हैं, दोनों पाइप को एक संपीड़क, संपीड़क समझ रहे हो, संपीड़क का मतलब होता है आपका कंप्रेसर। संपीड़क का मतलब क्या है, कंप्रेसर। कंप्रेसर समझ रहे हो, कंप्रेसर का मतलब तो समझ ही रहे होंगे आप, कंप्रेस करके आगे को भेजना, ऐसे प्रेशर के साथ में दाब दिया, कंप्रेस कर दिया। ठीक है, कंप्रेस, संपीड़क, संपीड़क। और फिर आगे है उत्प्रेरक कक्ष, यानी कि ये औद्योगिक निर्माण में बनने छोटी मोटी तरह पूरा कक्ष होता है, एक रूम। ठीक है, ये उत्प्रेरक कक्ष है। इसमें उत्प्रेरक कक्ष में कौन कौन होते हैं, Fe और MO। मुख्य रूप से Fe यानी कि लोहे का चूर्ण और मोलिब्डम का चूर्ण, ये आपस में, मतलब इन दोनों का चूर्ण होता है, लोहे का चूर्ण और मोलिब्डम, ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। देखो मैंने बना दिया है। फिर एक पाइप लगी होती है, और ये यहाँ पर शीतलक कक्ष, यानी कि रेफ्रिजरेटिंग रूम, ये यहाँ पे क्या करता है, ठंडी करता है इसको, गैस को। एक यहाँ पे पंप लगी हुई है, या इसको बोल सकते हो आप परिसंचारी पंप। क्या, परिसंचारी पंप। अब चुटकियों में हो जाएगी याद। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस को 1:3 में, यानी कि हमारा अनुपात होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन 1 अनुपात में लेंगे और हाइड्रोजन 3 अनुपात में लेंगे। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को 1:3 में 200 ATM दाब पर कंप्रेसर के द्वारा उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। एक बार ध्यान से समझ लेना, क्या बोला है मैंने, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को 1:3 के अनुपात में 200 ATM दाब, 200 ATM का मतलब 200 वायुमंडल दाब पर कंप्रेसर के द्वारा
या संपीड़क के द्वारा उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। उत्प्रेरक कक्ष का, इस उत्प्रेरक कक्ष में Fe और MO उत्प्रेरक का कार्य करते हैं और इस कक्ष का ताप लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। कितना रखा जाता है? 500 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसमें बहुत उच्च ताप है। इस कक्ष में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर आपस में क्रिया करती हैं और अमोनिया गैस बना लेती है। इस कक्ष में अमोनिया गैस बन जाती है। ठीक है, इस कक्ष में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में क्रिया करके अमोनिया गैस बना लेती हैं, जो एक पाइप के द्वारा शीतलक कक्ष में पहुंच जाती है। यहां पर पहुंच गई, जो एक पाइप के द्वारा शीतलक कक्ष में पहुंच जाती है। इस कक्ष में नाइट्रोजन यानी अमोनिया गैस का ताप गिर जाता है और अमोनिया गैस द्रव के रूप में प्राप्त हो जाती है। ये द्रव अमोनिया यानी यहां से कुछ तो द्रव्य के रूप में मिल गई। ठीक है, ये और बाकी कुछ ऐसे तो है ना, सारी की सारी द्रव बन जाएगी भैया। जो गैस का ताप गिरेगा तो गैस तो उड़ने की प्रकृति रखती है, तो कुछ उड़ती है। ठीक है, तो जो गैस द्रव बन जाती है वो तो नीचे आ जाती है, लेकिन कुछ गैस शेष रह जाती है, जिसको हम परिसंचारी पंप के द्वारा, यानी कि अवशोषक पंप होती है, इसको सूख लेती है, परिसंचारी पंप के द्वारा पुनः उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। ठीक है, मतलब क्या, इस पंप को ऐसे कर देते हैं कि जो यहाँ पे ऊपर जो गैस है द्रव वाली तो नीचे गिर जाएगी, जो शेष बची गैस है, जो उड़ रही है गैस, वो उड़ी उड़ाई जो गैस है उसको ये पंप खींचेगी और खींचने के बाद में फिर से कहाँ पर पहुंचा देगी? इस संपीड़क पर पहुंचा देगी, फिर से यहाँ पहुंचाएगी। या इस पाइप को आप यहाँ पे भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जैक्टली सही बात तो ये है कि ये पाइप संपीड़क से पहले जुड़ी होती है। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि ये यहाँ से ये गैस ये भेज रही है, तो इसमें क्या होता है कि संपीड़क अपना क्या करता है? संपीड़क का काम होता है खींचना। ठीक है ना, इस तरीके से खींच के आगे बढ़ाना। ठीक है, बढ़ाता है। और ये यहाँ पे पंप यहाँ पे भी खींच रही है, यहाँ से गैस खींचती है। और ये मुख्य रूप से विशेष तौर पर खींचने के लिए लगाई जाती है। ये पंप यहाँ से खींच के गैस को इधर कर देती है, और ये इसका काम है कि यहाँ से गैस को खींचना और इस पाइप की गैस को भी खींच लेता है। तो यहाँ से खींचे और यहाँ से खींच के आगे बढ़ा देता है इस उत्प्रेरक कक्ष में। यही क्रिया बार बार चलती रहती है और आपको द्रव रूप में अमोनिया गैस मिलती रहती है। यही है कि इसकी क्रिया विधि। एक बार और मेरे साथ बोलना, और आपको जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते, ऐसे याद हो जाएगी। देखिएगा कैसे। इसमें सबसे पहले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 में मिलाकर, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को 1:3 में मिलाकर 200 एटीएम दाब पर संपीड़क के द्वारा उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। इस उत्प्रेरक कक्ष में Fe आयरन, MO मोलिब्डेनम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं और इस कक्ष का ताप 500 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। इस कक्ष में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके अमोनिया गैस बनाती हैं और यह अमोनिया गैस एक पाइप के द्वारा शीतलक कक्ष में प्रवाहित की जाती है या शीतलक कक्ष में प्रवाहित होती है, जहां पर इस अमोनिया गैस का ताप बहुत गिर जाता है और यह द्रव रूप में प्राप्त हो जाती है तथा शेष गैसीय अमोनिया, यानी कि जो गैस रूप की अमोनिया गैस परिसंचारी पंप के द्वारा, शेष गैस को परिसंचारी पंप के द्वारा पुनः संपीड़क या पुनः उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं, यानी कि यहां से फिर से इसमें उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। इस क्रिया में कुछ ऊष्मा मुक्त होती है, इसीलिए यह क्रिया ऊष्मा छेपी होती है। देखो अब इसकी क्रिया देख लो। एक आयतन हमने यानी एक नाइट्रोजन का अणु लिया, 3 हाइड्रोजन के, यानी 1:3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलाया, 2NH3 क्रिया। ठीक है, इसमें कुछ कैलोरी ऊष्मा निकल जाती है क्योंकि इसका उच्च ताप रखा जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है, तो ये निकल गई, इसीलिए ऊष्मा छेपी है। ठीक है, इसमें ऊष्मा जब निकलती है तो ऊष्मा छेपी होती है। इसको ऊष्मा चाहिए होती तो ये ऊष्मा कैसी होती? ऊष्मा शोषी, क्योंकि ऊष्मा चाहिए इसको। अभी ऊष्मा छेपी, छेपण कर रही है, बाहर निकाल रही है। छेपण का मतलब बाहर निकालना। ठीक है, तो ऊष्मा निकाल रही है बहुत ज़्यादा। और ये 2 तीर से क्यों लगा दिया? क्योंकि दोनों तरफ चलती है क्रिया। देखो बनी और फिर से गैस आई, मतलब ये यही क्रिया चलती रहती है, यानी उत्क्रमणीय क्रिया ये दोनों तरफ चल सकती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से चलती रहती है। ये क्रिया खत्म। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा बहुत ही प्यार से। इतना ईजी, इतना अच्छा तो मैं समझाया, ऐसा शायद ही कोई समझा पाए आपको। ठीक है, अब बात करते हैं इसके हम भौतिक गुणों की बात कर लेते हैं। इसके भौतिक गुण हैं, देखिएगा, ये
रंगहीन, गंधहीन, यह एक रंगहीन गैस होती है। भौतिक गुण, यह रंगहीन गैस होती है, इसमें तीव्र गंध आती है। दूसरी बात, इसे सूंघने पर आंखों में आंसू आ जाते हैं। अमोनिया को यदि सूंघोगे तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह वायु से बहुत हल्की गैस होती है। यह जल में कुछ मात्रा में विलेय होती है। और अमोनिया ना तो स्वयं जलती है, ना ही किसी दूसरे पदार्थ को जलाने में सहायक होती है। फिर नेक्स्ट, NH3 का क्रांतिक ताप 133 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है क्रांतिक ताप? 133 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो ये इसके क्या बन गए? भौतिक गुण बन गए। अब इसके उपयोग भी सीख लो, फिर रासायनिक गुण कराते हैं। उपयोग होते हैं इसके, देखो कोई भी चीज़ है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। अभिकर्मक का मतलब प्रयोगशाला में आप देखना, जैसे डॉक्टर की दुकान पर क्या रखी रहती है, दुकान पर बहुत सारी क्या रखी रहती हैं, दवाइयाँ रखी रहती हैं, तो कभी भी उनका यूज कर सकता है, इसीलिए वो अभिकर्मक का कार्य कर रही हैं डॉक्टर की दुकान पर। तो आई होप कि आप समझ पाए हो। अभिकर्मक का मतलब जैसे लैब में है, तो ये लैब में हर चीज़ अभिकर्मक का काम करती है। लैब का प्रत्येक यौगिक आपका अभिकर्मक का काम करेगा। जैसे डॉक्टर की दुकान पता नहीं कब यूज पड़ जाए किस दवा का, तो वो क्या है? अभिकर्मक। तो वही प्रत्येक तो एक यूज सभी में लगा देना, अभिकर्मक के रूप में कार्य करते हैं। नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण में अमोनिया गैस का मुख्य उपयोग होता है। नाइट्रिक अम्ल जब बनता है HNO3, तो उसमें अमोनिया गैस बहुत ज़्यादा यूज की जाती है, इसीलिए इसका दूसरा उपयोग है नाइट्रोजन और नाइट्रिक अम्ल बनाने में, या नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण में। यदि नाइट्रिक अम्ल हम व्यापारिक स्तर पर बनाएंगे तो वहाँ पर भी हम अमोनिया का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका यूरिया। यूरिया बनाने में इसका उपयोग होता है। यूरिया का फॉर्मूला ही क्या होता है? यूरिया का फॉर्मूला आप जानते हो? देखिएगा, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। ध्यान से समझ लेना, यूरिया एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो कि सबसे पहले लैब में इसका निर्माण हुआ था। सबसे पहला ऐसा कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसको सबसे पहले लैब में बनाया गया था? तो वो कार्बनिक यौगिक है NH2CONH2 यूरिया। इससे पहले बस ये मानते थे कि कार्बनिक यौगिकों को लैब में नहीं बनाया जा सकता, यानी कि हम उसको प्रिपेयर नहीं कर सकते, कार्बनिक यौगिक सिर्फ जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ये सोच थी पहले। वर्जिलियस एक वैज्ञानिक थे, उनका एक शोधकर्ता छात्र था बॉलहर, तो बॉलहर ने इसका निर्माण किया था। और इनके बारे में इंटरेस्टिंग कि भाई जैसे मान लीजिए मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ और तुम कुछ काम कर रहे हो और तुम पे कुछ बड़ा अच्छा काम हो जाए तो मेरे पास आओ। वर्जिलियस का ये कहना था कि उन यौगिकों को, यानी कार्बनिक यौगिकों को लैब में नहीं बना सकते। समझ रहे हो? मतलब मैं कहूँ कि मैं कार्बनिक यौगिकों को लैब में नहीं बना सकता, और मेरा ही कोई छात्र मान लीजिए तुम जाओ और कार्बनिक यौगिक एक बना दो, तो तुम कहाँ पे आओगे? खुशी के मारे मेरे पास आओगे, सर तुम तो ये कह रहे थे कि मतलब कार्बनिक यौगिक को लैब में नहीं बना सकते, लेकिन मैंने बना दिया। तो ऐसे ही वर्जिलियस का जो छात्र था, शोधकर्ता छात्र बॉलहर, उन्होंने उसको बताया वर्जिलियस को बहुत ज़्यादा मतलब हार्ट अटैक आ गया था। पर हार्ट अटैक में ये आज तक नहीं पता चली, क्योंकि हार्ट अटैक आने पर दो ही चीज़ों पर आता है, या तो खुशी में या दुख में। तो ये नहीं पता चला आज तक कि वो दुख से मरे थे या खुशी से। क्यों? क्योंकि हार्ट मतलब खुशी तो इस बात की हो सकती है कि उनका ही छात्र, उनका मतलब प्रिय छात्र था कि उसने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, और दुख इस बात का हो सकता है कि वो आज तक कहते आए कि कार्बनिक यौगिकों को लैब में नहीं बना सकते, और उनका ही छात्र ने लैब में बना दिया। तो इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो सकती है उनसे? तो हो सकता है इस बात का उन पर ज़्यादा प्रेशर पड़ा हो, तो आज तक नहीं पता चली ये खुशी थी या गम था, केवल ये था हार्ट अटैक में मरे थे। खास बात है, ये ध्यान से समझना, बहुत अच्छी कहानी है, और पढ़ोगे उनके अलग से किताबें आती हैं, उनमें सब कुछ दे रखा होता है। ठीक है, तो ये और बहुत सारी चीज़ें। आंसू गैस के गोले बनाने में जो आंसू गैस छोड़ी जाती है उसमें, क्योंकि अमोनिया को यदि हम साधारण रूप से भी अमोनिया को देख लें, सूंघ लें, आंखों में चली जाए तो आंसू आने लगते हैं। तो आंसू गैस में मुख्य रूप से अमोनिया गैस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अश्रु गैस के गोले बनाने में, ठीक है, अश्रु गैस के गोले बनाने में, ठीक है, आंसू गैस बनाने में भी। और बहुत सारे विस्फोटक पदार्थ, TNT, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, TNT बहुत मुख्य है। ये विस्फोटक है, बम जैसा होता है ना, विस्फोटक का मतलब समझ ही रहे हो। और TNT, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन बनाने में इसका बहुत ही मुख्य रूप से होता है। तो मतलब मोस्टली विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी अमोनिया का यूज होता है।
और बर्फ बनाने में भी अमोनिया का यूज होता है, कृत्रिम रेशम बनाने में भी अमोनिया का यूज होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके, तो ये क्लियर हो गया आपको। तो बाकी आपको ऐसा है कि नोट्स आपको मैं, ये नोट्स हैं मेरे पास में, तो इन सभी को नोट्सों को मैं आपको अपलोड कर दूंगा, क्योंकि कल आपके फिजिक्स के अपलोड हो गए थे। जिन्होंने फिजिक्स के लेसन 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के अभी तक नोट्स डाउनलोड नहीं किए हैं तो जाकर कर लीजिए। उसमें एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है शायद वो भी सॉल्यूशन दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, ठीक है। तो जाकर उनको कर लीजिए, उसकी लिंक शायद नीचे भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और नहीं तो आपके चैनल पर जाकर मिल ही जाएगी। देखो, किसी भी चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए तो उस चैप्टर का नाम डालो, ऐसे डाल देकर 12th फिजिक्स लेसन 6 फुल नोट्स बाई मनोज सर, तुरंत पीडीएफ निकल के आएगी आपके हाथ में। वीडियो आएगी निकल के, वीडियो खोलो, पीडीएफ लो, उसमें पासवर्ड डालो, खोलो, कोई भी डाल दो, तुरंत निकल के आएगी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब रासायनिक गुण कर लेते हैं 2-4, ठीक है। चलो रासायनिक गुण करते हैं। तो इसको तो अब मैं मिटा देता हूँ यार, इतनी मेहनत से चित्र बनाता हूँ, मन नहीं करता मिटाने का। चलो एक बार और मन कर रहा है, एक बार और समझा दूँ आपको। अरे चित्र इतनी मेहनत से बनाया तो इतनी मेहनत से तो आपको, चलो एक बार और। क्या होता है कि इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 में मिलाकर 200 एटीएम दाब पर संपीड़क के द्वारा उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं या उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। इस कक्ष में Fe आयरन यानी लोहा और MO यानी मोलिब्डेनम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, और इस कक्ष का ताप 500 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। इस कक्ष में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके अमोनिया गैस बनाती है, जिसको एक पाइप के द्वारा शीतलक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। शीतलक कक्ष में अमोनिया गैस का ताप बहुत गिर जाता है और यह द्रव रूप में प्राप्त हो जाती है, तथा शेष बची गैस को परिसंचारी पंप के द्वारा पुनः उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। बस ये है इसकी क्रियाविधि। चलो अब अच्छा, अब मेरी थोड़ा सा ऐसा लगा, संतुष्टि सी मिली है कि हाँ भाई चित्र बनाया है इतनी मेहनत से, तो आपको समझा दिया मैंने, ठीक है। तो ऐसा होता है यार, साइकोलॉजिकल बातें हैं, ठीक है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर 1-2 करा दे रहा हूँ मैं। अम्लों से क्रिया, यह सभी अम्लों से क्रिया करके लवण बनाती है। लवण का मतलब भी समझ जाना, देखिएगा, जैसे कि NH3 है, हमने ले लिया HCl लवण ले लिया, HCl लवण ले ली, HCl ये अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये है अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अमोनिया गैस अम्ल से क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी भैया, सिंपली NH4Cl बना लेगी। ये अमोनियम नौसादर है, अमोनियम क्लोराइड, ये लवण होता है, इसी को हम लवण कहते हैं, यानी सल्ट है ये। जैसे आपका NaCl सोडियम क्लोराइड, वो भी एक सल्ट है, ठीक है, लवण। अब आगे एक और ले लीजिए NH3, इसमें HNO3 से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ये इससे क्रिया करके NH4NO3 अमोनियम नाइट्राइड बनाता है, NH4NO3। तो इस तरीके से ये भी लवण होता है, ये अम्ल, ये नाइट्रिक अम्ल का लवण है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का लवण है। इस तरीके से बहुत सारे लवण बनते रहते हैं, ठीक है। तो और भी H2SO4 क्रिया करा लो, किसी से भी अम्ल से क्रिया करा लो। अब दूसरी इसका रिएक्शन लिख लीजिए, ठीक है, आगे देखिएगा, आगे कराता हूँ मैं आपको। Mg3 से क्रिया, मतलब Mg से क्रिया, और यह Mg से क्रिया करके Mg3N2 बनाती है, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाती है, ठीक है। अब देखिएगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाती है, तो हमने क्या लिया, NH3 से क्रिया करा रहे हैं। किसकी करा रहे हैं, NH3 से क्रिया हम Mg की करा रहे हैं, और क्या बन रहा है, Mg3N2 बन रहा है, मैग्नीशियम नाइट्राइड बन रहा है, तो बन गया मैग्नीशियम नाइट्राइड। अब देखना जरा, यहाँ पे संतुलित कर दो, ये कितने हैं, 3, तो यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई कर दी, N कितने 2 हैं, तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर दी। अब देखना जरा,
3 mg N2 N2 और 2 दिया 6H2 बचा, तो 6H2 को हम कितना लिख सकते हैं 3H2, तो हाइड्रोजन गैस निकल जाती है भैया, निकल गई। इसका नाम लिख देना मैग्नीशियम नाइट्राइट, ठीक है। और मैं इसकी जल से क्रिया करा दे रहा हूँ। ये जल से क्रिया करके क्या बनाती है, जल से क्रिया करके NH4OH बनाती है। एक और लिख लीजिए, जल से क्रिया, ठीक है। जल से क्रिया हम करेंगे तो जब जल से क्रिया कर NH3 जल से यानी H2O से क्रिया करके NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, देख लो एक H यहाँ से टूट जाएगा तो जल को हम हमेशा इस तरीके से तोड़ देते हैं HOH, तो एक H इसमें जुड़ गया और OH ये आ गया, और ये आगे चल के उत्पन्न और ज़्यादा आगे को तोड़ते हैं तो ये अपने आप में टूट जाता है NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इसका भी अपघटन हो जाता है अपने आयनों में, यानी कि NH4 पॉजिटिव और ये तो बाद की बात है, फिलहाल बस ये बनता है यौगिक, ठीक है। और ये आगे करके ये इसमें और ये इसमें टूट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इनके बारे में आगे जो क्रिया विधि पढ़ेंगे जब समझ में आएगा, ठीक है। ये हो गया। और एक और ख़ास बात है, जब हम वैसे तो इसकी ये NH3 बहुत स्थायी यौगिक है, लेकिन जब हम इसको गर्म कर देते हैं या इसमें वैद्युत धारा यानी वैद्युत चिंगारी, वैद्युत स्फुलिंग का मतलब क्या होता है, उसमें वैद्युत चिंगारी हम उत्पन्न कर देते हैं तो क्या होता है कि ये जो NH3 है अपने यौगिकों में टूट जाती है। किस में टूट जाती है, अपने यौगिकों में, यानी कि ये N2 प्लस और 3H2 ये अपने उसमें टूट जाती है जब हम इसको ज़्यादा गर्म कर देते हैं। तो नॉर्मल तो ये अमोनिया ही रहेगी, लेकिन जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये जिनसे बनी थी मिलकर वही चीज़ इससे निकलने लगती है, यानी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बनने लगती है, ठीक है। ये चीज़ है, ये बहुत सारे यौगिक हैं। और देखो, और मेरे पास में तो बहुत सारे में आपका हैलोजनों से क्रिया करवा लो, ठीक है, ये ऊष्मीय दहन करवा लो, ठीक है। अब इसको ना तो ये जलती है ना ही लेकिन ऑक्सीजन की अधिकता में यह देखिएगा। एक और क्रिया कर लीजिए, इसमें ये लिख दीजिए ऊष्मीय प्रभाव कर दीजिए या ऊष्मीय क्रिया कह दीजिए, या कि जब ऊष्मा देकर जब ज़्यादा ऊष्मा देते हैं तो तब इसका दहन का मतलब जलना। अमोनिया ना तो स्वयं जलती है ना ही किसी को जलने में सहायता करती है, लेकिन जब ये ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा हो वहाँ पर जलाते हैं तो ये पीली लो के साथ जलती है। कैसे जलती है, पीली लो के साथ जलती है। अब पीली लो के साथ जलती है और जल बनाती है। क्या बनाती है, जल। अब देखो क्रिया NH3 क्रिया कराई हमने O2 से, ठीक है, और जब हम इसको क्रिया कराते हैं तो आगे देखिएगा जल बना लिया। अब हमें पता है कि यहाँ पे कितने O हैं, 2 हैं, यहाँ पे भी आपको 2 चाहिए तो 2 की मल्टीप्लाई कर दी। अब कितने है गए यहाँ पे, H हो गए 4, जब 4 है गए तो यहाँ पे भी आपको 4 करनी पड़ेंगे। जब यहाँ पे 4 हो गए तो यहाँ पे देखना जरा, H तो हो गए 12 और यहाँ पे तो 4 ही हैं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या 12 करने के लिए यहाँ पे मैंने 6 की मल्टीप्लाई कर दी, तो 6 दूनी 12, H 12 हो गए। लेकिन यहाँ पे O फिर गड़बड़ा गए, O कितने हो गए यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई कर दी तो 3 दूनी 6, O यहाँ पर 6 O यहाँ पे। अब बचे कितने, 4N बचे। 4N को हम कितना लिख देंगे, N2 लिख देंगे और N2 के पीछे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2N2। इस तरीके से संतुलित हो जाती है। एक बार फिर से बता दूँ मैं, सबसे पहले NH3 O2 लिख लिया, ठीक है, O2 के और 2 थे तो 2 की मल्टीप्लाई करी, फिर H 4 हो गए तो 4 की मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ पे क्या है, O 12 हो गए तो मैंने 12 की मल्टीप्लाई 6 की मल्टीप्लाई कर दी, 12H 6 की O की आवश्यकता पड़ी तो 3 की मल्टीप्लाई कर दी तो 6O N 4 बचे तो 2N2, बस काम खत्म। आई होप कि बस इस वीडियो में इतना ही। तो इसके उपयोग हो गए, अमोनिया के भौतिक गुण हो गए, रासायनिक गुण हो गए, काफ़ी है इतने, और अमोनिया कंप्लीटली ख़त्म हो गई है अब आपकी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। जो चैनल पर नए हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हमारे सेकंड चैनल मनोज सर है, मनोज सर का जो सेकंड चैनल यानी हमारे नाम का ही चैनल बना हुआ है, वो आपका ही चैनल है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। उस चैनल को जाकर जरूर चेकआउट करें। हिंदी की PDF वगैरह वहीं पर मिलती है, मैथ का कोर्स वहाँ पर चल ही रहा है, और आपके इस चैप्टर के अभी तक नोट्स नहीं आए
और या तो कल तो आपके फिजिक्स के दिए थे, हो सकता है आज शाम को दे दें, नहीं तो कल तो मिल ही जाएंगे, इस चैप्टर के भी नोट्स आपको कंप्लीटली मिल जाएंगे। ठीक है, तो बस जय हिंद।